हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। देखिए, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे सामान्य विज्ञान की। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान का हम जो है एक पार्ट पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आप यूपी पीसीएस, आरओ या फिर एसएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य विज्ञान आता है, तो आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो पूरा का पूरा सामान्य विज्ञान होगा। ठीक है, लूसेंट से भी हम एनरिच करेंगे इन नोट्स को। दूसरा ये है कि इसमें हमने माइंड मैप है, ये जो है जीएस दृष्टि की है, तो ये माइंड मैप के थ्रू आपको रिवाइज कराएगा सारी चीज़ें। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे बहुत सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो पिछले लेक्चर की बात कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी जीव विज्ञान से कि जीव विज्ञान का जो है पिता कौन है, यानी फादर कौन है। तो हमने बताया कि अरस्तु फादर हैं। फिर हमने उसके आगे उसकी शाखाएं पढ़ी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और उनके फादर पढ़े। फिर हमने कुछ सिद्धांत पढ़े थे। ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि जो लोग पिछला लेक्चर देख कर आए हैं तो उनको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। जैसे कि डार्विनवाद पढ़ा हमने, लैमार्कवाद पढ़ा, ठीक है, उत्परिवर्तनवाद पढ़ा हमने। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें ये पढ़ी, जैसे कि जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं थी, मेन शाखाएं थी, उनको हमने बात किया। फिर हमने यहाँ पर जो है थोड़ा सा लैमार्कवाद देखा। इसके बाद हमने कुछ ये जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड बात की। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हमें पता चलेगा कि टैक्सोनॉमी यानी वर्ग की, ये हमको कवर करना है। तो वर्ग की तो शुरू करते हैं। देखो, वर्ग की जैसे टैक्सोनॉमी, वैसे तो बात की जाए तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है एक वर्ग में विभाजित करना, है ना। एक समूह लो और एक समूह लो, यानी कि बहुत सारे लोग हैं तो उनमें से कुछ समूह लो, कुछ लोगों को लो और उनको एक अलग वर्ग का नाम दे दो। यानी कि ये क्लास 1 है, यानी क्लास 6 है, ऐसे बोलते थे ना। ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है। तो ये क्या है, वर्ग की है, एक वर्ग में हम विभाजित कर देते हैं। तो इसी तरह से वर्ग की का मतलब क्या है, तो समझिए वर्ग की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा के अंतर्गत हम बोल सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दिया जाए। मतलब यानी कि जीवों की उनकी समानताओं या असमानताओं के आधार पर अगर हम उनको विभाजित कर रहे हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, या फिर वर्गीकी बोलते हैं। अगर इंग्लिश हिंदी में बोले तो वर्गीकी और इंग्लिश में बोले तो टैक्सोनॉमी। ठीक है, फिर हमारे पास में दूसरा सवाल आता है कि वर्गीकी के पिता कौन है, यानी टैक्सोनॉमी के फादर कौन है। तो टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं वो हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस जो है स्वीडन के निवासी है, और इन्होंने ही वर्गीकी को पहले बताया था कि हाँ ऐसे ऐसे विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक वर्गीकी का पिता कौन है, कैरोलस लीनियस, और हमने परिभाषा भी जान ली। तो जीवों के नामकरण की दिनांक पद्धति हुआ करती है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसके फादर की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखो, अगर मान के चलो कोई जीवों का नाम होता है ना, तो द्विनाम होता है। द्विनाम का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें छिपी होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ नहीं पड़िए, मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए। ठीक है, द्विनाम होता है मतलब दो चीज़ें छिपी होती हैं। क्या क्या छिपा होता है, अगर मान के चलो कोई लेटिन भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है, तो उसमें दो शब्द छिपे हुए होते हैं। कौन कौन से, एक तो वंश, जो कि वंश का सूचक होगा, ठीक है, यानी जीन की कहाँ से आया है, किस वंश का है। और दूसरा होता है जाति, तो और किस जाति का है, यानी किस वंश का है, फिर हम पता चलता है वो किस जाति का है। जैसे कि इंसान की बात करें हम, तो इंसान क्या है, होमोसेपियंस है ना। इंसान जो है वो क्या है भाई, होमोसेपियंस है। बिल्कुल बात सही है, होमोसेपियंस बोलते हैं हम लोग, कहाँ है, क्या है, होमोसेपियंस है। क्या है, हम होमोसेपियंस है। होमो जो है ना, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ना होमो, ये जो होमो है, ये होमो क्या है, ये वंश का नाम है। होमो क्या है, वंश का नाम है। और जाति का नाम है वो है सेपियंस। तो हम लोग होमोसेपियंस है। सेपियंस क्या है, हमारी जाति है, और होमो क्या है, वंश है। फिर समझिए, जो लेटिन भाषा के जो शब्द होते हैं, दो शब्दों से मिलकर बनाते हैं हम नाम को। ठीक है, तो जैसे कि होमोसेपियंस है, होमो में एक शब्द होमो है, दूसरा है सेपियंस। होमो जो है वो वंश का नाम है, और सेपियंस वो जो है वो जाति का नाम है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक ऑर्डर में अरेंज करने को दे सकता है, एक क्रम में अरेंज करने को बोल सकता है। जैसे कि जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, ये सारी चीज़ों को अरेंज कर दो, है ना। वो तितर बितर करके दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, और तुमको बोलेगा कि कौन सा इसमें जो है सही तरह से जा रहा है, यानी कि छोटे से बड़े लेवल पर जा रहा है। तो आपको ये जो है थोड़ा सा रटना है, यहीं पर रटना है। ठीक है, यहाँ पर रट लेना है इस वाले वर्ग को। कौन कौन सा है, जाति, जाति, जाति से बड़े लेवल पर जाओगे तो वंश बनेगा, वंश से ऊपर जाओगे तो कुल बनेगा,
कुल से ऊपर जाओगे तो गण बनेगा, गण से ऊपर जाओगे तो वर्ग बनेगा, और वर्ग से ऊपर जाओगे तो संघ बनेगा, और संघ से ऊपर जाओगे तो जगत बन जाएगा, जगत बन जाएगा। समझ में आ रहा है? जगत बन जाएगा। अब इसको याद कैसे करें? अब इसको याद कैसे करें? अब मैं कुछ तरीका निकालता हूँ एक्चुअल में, ठीक है, याद करा दूँ ना। ओके ओके ओके, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैं बायोलॉजी से लेना देना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो मैं ट्रिक बताता हूँ तब, तो वहाँ पर मैं आपको सिर्फ याद कराने की कोशिश करता हूँ और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो कि जगत है, बहुत बड़ा जगत मतलब ब्रह्मांड है ना। तो जगत का मतलब एक्चुअली में ब्रह्मांड नहीं, यहाँ पर किंगडम होता है, लेकिन मैं समझाने याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जगत है, मान के चलो क्या है, जगत। जगत में संघ हैं, इमेजिन करो जगत में बहुत सारे संघ हैं, बहुत सारे संघ बने हुए हैं या फिर भाग बने हुए हैं। तो जगत में इमेजिन करोगे क्या संघ बना हुआ है, बहुत सारे संघ हैं, बहुत सारे, जैसे हिंदू महासेवा संघ है, ठीक, पता नहीं कितने बहुत सारे संघ हैं ना। तो जगत में बहुत सारे संघ हैं, तो बहुत सारे संघ हैं, बिल्कुल सही है। संघ में, उसके अंदर भी संघ में जब जाते हैं तो उसमें क्लासेस हैं ना, क्लास हैं, क्लास क्लास क्लास। तो संघ से क्लास, यानी कि मुझे याद दो तीन चीजें हो गई क्या, कि सबसे बड़ा तो जगत है, सबसे बड़ा क्या है, जगत है, जगत सबसे बड़ा है। तो दूसरे नंबर पे हमको पता चला, मैंने कहा जगत में संघ हैं, बहुत सारे क्या हैं, संघ हैं। उसके बाद मैंने कहा संघ में बहुत सारी क्लास हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, इस तरह से वर्ग हैं, क्या है, वर्ग हैं। तो जगत, संघ और वर्ग, तीन चीजें मैंने आपको याद करा दी, जगत, संघ और वर्ग, ठीक है। वर्ग के बाद आप याद कर सकते हो क्या, गण, गण, ठीक है, वर्ग फिर गण। तो गण क्या है, वर्ग में बहुत सारे ऑर्डर हैं, फिर गण है, गण गण, वर्ग में ही गण है। तो जगत से संघ, संघ से वर्ग, वर्ग से गण। गण के बाद यहाँ पर देखो, ये अलग अलग याद करना, देखो कभी भी बहुत सारी चीज़ों को अगर एक साथ याद करना हो तो हो सकता है कुछ लोगों को याद हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो याद होगा ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपको पहले से याद है। लेकिन अगर कभी भी याद करना किसी चीज़ को, तो उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लो, यानी टुकड़ों में तोड़ दो। जैसे मैंने ये टुकड़ा बना दिया, जगत, संघ, वर्ग और गण, जगत, संघ, वर्ग और गण। तो मैंने सॉरी, ओके, जगत, संघ, वर्ग और गण, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर तीन को और याद करोगे, कुल, वंश और जाति। किस कुल से आए हो, कौन सा वंश है तुम्हारा, और क्या क्या जाति है तुम्हारी, ठीक है। आई एम नॉट इन द सपोर्ट ऑफ द कास्ट एंड ऑल, बट द वेरी थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू मेक यू रिमेंबर, ठीक है। तो क्या बता रहा हूँ, कौन सा कुल है तुम्हारा, है ना, कौन सा कुल है तुम्हारा और किस वंश से आए हो, कुल, वंश एंड जाति, कुल, वंश एंड जाति। तो ये मैंने तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया। जगत में संघ है, संघ में बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं और गण है। तो दो तीन बार बोलो, जगत है, बहुत ज्यादा ब्रह्मांड है, उसमें क्या है, बहुत सारे संघ हैं, तो बहुत सारे हिंदू महासेवा संघ मैंने जैसे याद कराया। फिर उसके बाद संघ में बहुत सारे वर्ग हैं, यानी बहुत सारी क्लास हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो जिसकी वजह से वो गण बना लेते हैं, अपना अपना गण बना लेते हैं। तो कहानी क्या है, जगत है, जगत में संघ है, संघ में क्या है, कोई अमीर है कोई गरीब है, अमीरी और गरीबी के कारण उनके अंदर एक कुछ कुछ लोग गण बना देते हैं, गण इकट्ठा हो जाते हैं, गण बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुल, वंश और जाति आपको याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल चीज़ है, जाति सबसे छोटी चीज़ है। उसके बाद वंश आएगा, फिर कुल आएगा, ठीक है। तो कुल, वंश, जाति, कुल, वंश, जाति, कुल, वंश, जाति है, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, ठीक है। तो इस तरह से याद हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखने की कोशिश करो, याद करो, चलो। देखो आई एम देखो मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ इतना है, और लोगों की तरफ मैं पीपीटी पढ़ के चला जाऊँ, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। आपको याद हो ही नहीं पाएगा, बस लेक्चर लिटरेचर दिख रहे हो, याद हो ही नहीं रही चीज़, ठीक है। तो साथ के साथ बोलते रहो। कौन कौन सा मैंने बोला, क्या सबसे पहले आएगा, क्या, जगत। मैंने बोला जगत के बाद जो है मैंने बताया बताया कि जगत में बहुत सारे संघ हैं, क्या हैं, संघ हैं, जगत में संघ हैं। संघ में अमीर गरीबी का बहुत ज़्यादा पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग, कुछ अमीर हैं कुछ अमीर गरीब हैं। तो मुझे पता चला उस जगत के संघ में बहुत सारी क्लासेस हैं, यानी वर्ग हैं, बहुत सारे बने हुए, क्या हैं, वर्ग हैं, जगत, संघ और वर्ग। फिर चौथे पे मैंने बोला वर्ग हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहानी बताई, वर्ग के कारण हुआ क्या रहा था, लोग गण बना रहे थे, अपना अपना गण बना रहे थे, तो गण हो गया, तो गण बना रहे थे अपना अपना, जगत, संघ, वर्ग और गण। उसके बाद मैंने बोला कौन सा कुल है तुम्हारा, है ना, कौन सा कुल है तुम्हारा, क्या वंश से आते हो और क्या जाति है तुम्हारी, है ना, कुल, वंश एंड जाति, कुल, वंश एंड जाति। बस सिंपल, इतना ही सिंपल था यार, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं, हालांकि कुछ फैक्ट मैंने पहले भी कवर करा दिए थे, ठीक है। सुना, यहाँ पर देखो, परीक्षा उपयोगी जो कुछ तथ्य हैं पढ़ लेते हैं एक बार।
तो आधुनिक मनुष्य के हाल का जो पूर्वज है वो है क्रो मैग्नन मानव। नॉट मच इम्पोर्टेंट बट याद कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़ के जाना है। आधुनिक मनुष्य के हाल का जो पूर्वज है वो कौन है? क्रो मैग्नन मानव। क्रो मैग्नन मानव। आर्क्योपेटेरिक्स है ना, आर्क्योपेटेरिक्स जो है वो जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है। तो जुरासिक एज मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में। जुरासिक युग एक ऐसा युग है जिसमें डायनासोर की बहुतायत थी। मैं बोल रहा हूँ बहुतायत थी, ठीक है, कम मतलब उससे पहले से एग्जिस्ट करते थे, है ना। जुरासिक इससे पहले से थे डायनासोर, लेकिन जुरासिक एज में उनका बहुत ज्यादा जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई थी, ठीक है। तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी जो है वो कौन है? आर्क्योपेटेरिक्स, ठीक है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन मानव। मैमथ क्या है? मैमथ एक एक्चुअल में हाथी का पूर्व, जो हाथियों का पूर्वज है मैमथ। मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का पूर्वज है। विकास का मुख्य कारक क्या है? ये आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी, प्राकृतिक वर्णवाद, या फिर बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ठीक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्णवाद, जो कि डार्विन की थ्योरी है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बोलते हैं। देखो कीट क्या होता है, मैं यहाँ से रिमेंबर कीजिए। कीट मतलब मैंने बोला आंट जो है, चींटी जो है वो क्या है? कीट है। चींटी क्या है? कीट है। तो चींटी को मैं इंग्लिश में क्या बोलता हूँ? आंट। तो एंटोमोलॉजी, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी विषय जो जनसंख्या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित है, वो जनांक ये बोलते हैं। नॉट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो संस्कृति का मतलब क्या होता है, इस बात को समझो। संस्कृति का मतलब अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो बोलता हूँ कल्चर, ठीक है। संस्कृति आती कहाँ से? धर्म से आती, कुल मिला के। तो ये एथनिक नहीं हो गया, एथनिक। एथनिक का मतलब जानते हैं आप? एथनिक का मतलब होता है किसी भी संप्रदाय के लोग, ठीक है। अगर आई एम नॉट लिटरली ट्रांसलेटिंग इट, बट समझ लो यार कि संस्कृति का मतलब क्या है? कल्चर। कल्चर क्या है? एथनिक, ठीक है। तो एथनिक को यहाँ पर हमने एथनिक से वर्ड निकला इथेनोलॉजी। तो इथेनोलॉजी क्या है? संस्कृतियों का अध्ययन है। तो ऐसे याद कर लो इथेनोलॉजी। यहाँ पर देखो एंथियोलॉजी है, फूलों के अध्ययन को हम एंथियोलॉजी बोल रहे हैं, मैं इसलिए आपको बार बार नोटिस करा रहा हूँ। और यहाँ पर देखो संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण को बोल रहे हैं इथेनोलॉजी, ठीक है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान की मशीन को जगत में उपयोग करने के लिए बायोनिक्स कहा जाता है। शब्द डेनिसोवन संदर्भ है एक आदिम जाति है, ठीक है। डायनासोर कौन से थे? एक मेसोजिक सरीसृप है, ठीक है, मेसोजिक सरीसृप है। डायनासोर कौन थे? मेसोजिक सरीसृप थे। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव क्या है? नीला हरित शैवाल जो है ये बहुत पुराना जीव है एक्चुअल में, ठीक है। नीला हरित शैवाल, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे, ओके। सो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव क्या है? नीला हरित शैवाल। डायनासोर थे मेसोजिक सरीसृप। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? डार्विन ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत मैंने बताया था, ठीक है। तो ये भी डार्विन ने किया था। मछलियों का योग, डेवोनियन कल्प जो है वो मछलियों का योग है एक्चुअल में। इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो, थोड़ा सा गो थ्रू करके जाओ, याद करने की जरूरत है नहीं खास, ठीक है। डेवोनियन कल्प है। सरीसृप का योग था मेसोजिक, ठीक है। उसी समय पे हमने देखा था कि डायनासोर आए थे, ठीक है। उभयचर का युग कौन सा आता है? कार्बोनिफेरस कल्प। कार्बोनिफेरस कल्प जो है वो उभयचर का युग है। उभयचर जैसे सांप वगैरह हो गया ना, वो उभयचर है, ठीक है। जैसे सर्प हो गया, ठीक है, ये उभयचर है। सरीसृप का युग मेसोजिक हो गया, मछलियों का युग डेवोनियन हो गया। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव क्या हो? नीला हरित शैवाल। डायनासोर कौन थे? मेसोजिक सरीसृप। एक बार रिवीजन मार लो सही से, क्या क्या है? आधुनिक मनुष्य के हाल का कार्यक्रम पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन मानव। आर्किपेटेरक्स पक्षी। मैमथ पूर्वज क्या है? हाथी का। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद संस्कृतियों को इथेनोलॉजी। बायोनिक्स क्या था? जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन को कह रहे थे हम, ठीक है। शब्द डेनिसोवन, नॉट मच इंपॉर्टेंट। डायनासोर थे, मेसोजिक सरीसृप थे, ठीक है। और इनकी सबसे ज्यादा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि इनकी जो जनसंख्या थी सबसे ज्यादा कब हुई थी? बताइए जल्दी से, कब हुई थी? जुरासिक एज में, ठीक है। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव नीला हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं जिसको। ये विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। मैं इधर देख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, आंसर की तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आप अगर पढ़ रहे हैं ना तो आंसर की तरफ देखिए ही मत, ठीक है। सिर्फ पढ़ने का, याद करने पर फोकस कीजिए। मछलियों का डार्विनियन करके था। सरीसृप का युग मेसोजिक। उभयचर का युग कार्बोनिफेरस। समझे? आगे बात समझिए, ओके। चलो
और देखो एक्चुअली तबीयत थोड़ी सही नहीं है मेरी, पर भी चलो देखो, जो फादर थे टैक्सोनॉमी के पिता थे कौन थे? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस थोड़ी देर पहले बोला था। कैरोलस लीनियस जो थे वो वर्गीकृत के पिता थे। उन्होंने दो वर्ग निकाले, एक होता है जंतु जगत यानी कि जंतु हैं, और है पादप। एक जंतु जगत है और एक पादप जगत है। उनका ठीक है, जंतु जगत है, पादप जगत है, ठीक है। तो इसके बाद में हुआ क्या, एक बात ध्यान रखना, कैरोलस लीनियस ने तो दो तरह से विभाजित किया, लेकिन एक विटकर आते हैं, विटकर विटकर ठीक है। तो विटकर 5 जगत में क्लासिफाई करते हैं, 5 जगत में विभाजित करते हैं, ठीक है। विटकर ने 5 वर्गीकरण की, इतना याद नहीं रखना है, बस समझ लो। जंतु जगत, पादप जगत, इन्होंने प्रोटिस्टा जगत बोला, इन्होंने मोनेरा जगत बोला और कवक जगत बोला। तो विटकर ने 5 जगत वाली थ्योरी दी है, कैरोलस लीनियस ने सिर्फ 2 जगत बताए, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक युगलीना होता है, एक युगलीना। तो युगलीना जो है ये जंतु और पादप, जंतु यानी एनिमल और प्लांट्स यानी जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको? युगलीना को। ध्यान रखिएगा, युगलीना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। तो ये सवाल कई बार आया भी है एग्जाम में कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, और 4-5 उन्होंने ऑप्शन दे दिए। तो ध्यान रखना है कि युगलीना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। तो अतः युगलीना को किस जगत में शामिल किया जाए, इसी समस्या के समाधान को हेतु विटकर ने 1969 में वर्गीकरण किया था 5 जगत में, जंतु, पादप, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। समझ में आया? क्या कहानी क्या है? कहानी यह है कि कैरोलस लीनियस थे, कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण 2 जगत में किया, सिर्फ जंतु जगत और पादप जगत। लेकिन हुआ क्या, युगलीना जो था वो ना तो जंतु जगत जैसी प्रॉपर्टी दिखाता था, ना पादप जगत जैसी दिखाता था। तो पादप जगत में नहीं, उसको कहाँ पे रखें, युगलीना को कहाँ पे रखें? युगलीना को बीच में तो नहीं लटका सकते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, युगलीना सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो विटकर आते हैं 1969 में, और 1969 में आने के बाद वो करते क्या हैं, 5 तरह से विभाजित कर देते हैं, जो कि हमने थोड़ी देर पहले बताया। कौन कौन से? जंतु, पादप, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। जंतु, पादप, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक, ठीक है। तो ये 5 जगत हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एंड जंतु, ठीक है। अब देखो, ओके चलो अब थोड़ी थोड़ी बातें समझ लेते हैं। मोनेरा, मोनेरा होता क्या है, ठीक है। अब लोग पढ़ते रहते हैं इंग्लिश में, मोनेरा 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 है क्या भाई, ये तो बताओ। मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, पढ़ते हैं थोड़े थोड़े, समझते हैं। मोनेरा पे आ जाओ। मोनेरा क्या है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। अब मैं समझाऊंगा कि प्रोकैरियोटिक जीव होता क्या है, पहले इतना पढ़ते हो बस, ठीक है। सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव जिनका केंद्रक अविकसित होता है, यानी केंद्रक जो है अविकसित है, यानी विकास नहीं हुआ है, केंद्रक होता ही नहीं है, कुल मिला के, है ना। केंद्रक का विकास नहीं हो पाया। तो उदाहरण माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, ये सारे के सारे मोनेरा का उदाहरण है, ठीक है। तो सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। ये अभी याद कर लिया, हाल फिलहाल के लिए आपको याद करना है, मैं अभी समझा दूंगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है। सिर्फ याद रखो, प्रोकैरियोटिक क्या है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक, मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है। और ये एक कोशिकीय है, केंद्रक इसका अविकसित है। उदाहरण की तरफ से माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया और जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। फिर आ जाओ प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ध्यान रखने वाली बात, ध्यान रखो। मैं क्या बोला, ये यूकैरियोटिक जीव है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक जीव है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है। अपना नाम भूल जाना, इसी को नहीं भूलना। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव, MP मोनेरा, ऐसे M से लिखो, M से मोनेरा, P से प्रोकैरियोटिक, तो ऐसे कर याद कर लो। मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक जीव है, ठीक है। यूकैरियोटिक एक्चुअल में यू से नहीं होता, PE से होता है, E से होता है, ठीक है। तो PE यूकैरियोटिक जीव है। केंद्रक, अब यूकैरियोटिक जीव है तो इसका केंद्र विकसित होगा। एग्जाम्पल के तौर पर शैवाल एवं प्रोटोजोआ, शैवाल एवं प्रोटोजोआ। तो आपसे क्वेश्चन उलट के बोल सकता है, शैवाल एवं प्रोटोजोआ कैसे जीव है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? तो बोलोगे क्या, ये भैया यूकैरियोटिक हमने पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि प्रोटिस्टा है। ये शैवाल और प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा तो अच्छा सर ने बोला था, प्रोटिस्टा PE करके बोला था, यानी यूकैरियोटिक है।
यूकैरियोटिक का मतलब केंद्र विकसित होगा इनका, केंद्र विकसित है, शैवाल और प्रोटोजोआ हैं यूकैरियोटिक है। ठीक है, यहाँ पर हमने मोनेरा में बोला क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोल दिया था। अब आते हैं कवक पर। कवक जिसे फंजाई बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, फंजाई, फंजाई, ठीक है, फंजाई। यहाँ पे देखो, संभन ऊतक रहित थैलोफाइट्स अधिकांशतः बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव में केंद्रक विकसित होता है, उदाहरण के तौर पर ईस्ट और मशरूम। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लो क्या है कि संवहन ऊतक रहित होते हैं, इसमें ऊतक होता है, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स अधिकांशतः बहुकोशिकीय जीव में मिलेंगे। ये यूकैरियोटिक जीव हैं, अधिकांशतः बहुकोशिकीय हैं, यानी कि एक कोशिका हो तो एक कोशिकीय बोल दिया, बहुत ज्यादा कोशिका हो, एक से ज्यादा कोशिका होता है तो हम बोलते हैं क्या, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, केंद्रक इसका विकसित होता है, उदाहरण के तौर पर ईस्ट और मशरूम, ईस्ट और मशरूम, ठीक है, ईस्ट और मशरूम। अब आप आ जाओ पादप पे, ठीक है, दो पढ़ लेते हैं पादप जंतु, ये पढ़ने के बाद में हम जो है आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों को क्या ही पढ़ा रहा है ये, ठीक है, तो मैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बता दूंगा आपको, चिंता नहीं करना है, ये दो पढ़ लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। पादप क्या है, स्वकोशी। पादप कैसे, स्वकोशी है, यानी खुद का खाना खुद बना सकते हैं। तो पर्णहरित युक्त, पर्णहरित युक्त स्वकोशी है, पर्णहरित युक्त होते हैं। क्लोरोफिलेस होता है, यानी संवहन ऊतक रहित। थैलोफाइट्स होते हैं, यानी शैवाल जो होता है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अनावृत विधि एवं आवृत विधि, केंद्रक विकसित होता है इनका। बहुकोशिकीय, ये यूकैरियोटिक जीव है। यहाँ पर मैं इतना ही इंपॉर्टेंट याद करने को मैं यही बोलूंगा कि पादप क्या है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, जंतु क्या है, ये भी यूकैरियोटिक है, ठीक है, तो ये भी यूकैरियोटिक है। कवक क्या है, ये भी यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है। मोनेरा को आपको याद रखना है, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, आपसे सवाल पूछ लेगा, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया, जीवाणु जो होता है वो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, तो बोलोगे भैया प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, सवाल मैं यही से बना सकता हूँ, मैं क्या सवाल बना दूंगा, मैं आपसे बोल दूँ जीवाणु, ठीक है, जीवाणु प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। दूसरा मैं आपसे बोल सकता हूँ क्या, 2 मिनट होना, ठीक है, फंजाई, कवक यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। शैवाल मैं आपसे बोल सकता हूँ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब मुझे बताइए आप ये बताइए, इनमें से यूकैरियोटिक कौन सा, प्रोकैरियोटिक कौन सा है, बता सकते हैं आप। जीवाणु कैसा है, जीवाणु जैसे बैक्टीरिया भी लिखा हुआ आ सकता है कभी एग्जाम में, ठीक है, बैक्टीरिया भी लिखा आ सकता है। तो जीवाणु क्या है, प्रोकैरियोटिक है, पीछे में लिख दे रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। कवक क्या है, कवक 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 यूकैरियोटिक है, ठीक है, यूकैरियोटिक है। शैवाल क्या है, शैवाल ये भी यूकैरियोटिक है। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी याद रखना, ठीक है, ये कभी कभार सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे आर्की बैक्टीरिया हो गया, इतने बैक्टीरिया लगे हुए हैं ना, ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया, जीवाणु को तो बैक्टीरिया बोलते हैं इंग्लिश में, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, ज्यादा बाहर में जाए दुनिया, इतना याद रख लो बस, और छोड़ो, ठीक है। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को समझ लेते हैं। मैं आपको इतना समझा देता हूँ कि एक्चुअल में आपको जो है समझ में आ जाए, ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बारी उन्होंने कुछ दिया नहीं दिया है, ओके ओके, इन्होंने जो है कुछ खास, हाँ ये है, हाँ दे तो रखा है, दे रखा है, ठीक है। मैं भी आपकी तरफ पहली बार ये पीडीएफ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई, कोशिका, कोशिका की परिभाषा क्या है, कोशिका क्या है ना, जैसे ईंट होता है ना, आप समझिए, ये ईंट होती है ना, जैसे अगर हमको मकान बनाना होता है तो बहुत सारी ईंट को मिलाकर, बहुत सारी ईंट्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक मकान बना लेते हैं, ऐसे करके रखते हैं ईंट, ठीक है, ऐसे कर रख लेते हैं, तो हमारा मकान बन जाता है, नहीं बन जाता है। तो अगर वो जो ईंट है ना, वो एक कोशिका का मान के चलो, यानी बहुत सारी ईंटों से मिल मिल के बन रहा है। तो इसी तरह से ईंट जस्ट इक्वल टू कोशिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ईंट जो है ना, वो कोशिका के बराबर मान के चलो। तो कोशिका क्या है, जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी, जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। देखो, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, समझ में आया। तो जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जैसे बोलते हैं तो कोशिका को बोलते हैं। तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा शरीर या फिर किसी भी इंसान का, किसी भी चीज का शरीर बना हुआ है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो यानी पादप हो, चाहे जंतु हो, सारे के सारे जीव जो है किससे मिलकर बने हैं,
वो कोशिका से मिलकर बने हैं, या फिर बोल सकते हैं सेल से मिलकर बने हैं। कितनी बात क्लियर है आपको या नहीं? देखो, कोशिका की जो पहले खोज की थी, तो मृत कोशिका जो थी होती है ना, तो मृत कोशिका की खोज करी गई थी सबसे पहले। मृत कोशिका यानी डेड सेल, डेड सेल। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेड सेल कहीं पे कुछ लिखा दिखता है, कहीं पे कुछ लिखा दिखता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मृत कोशिका की जो खोज है वो तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक ने खोज की है ये मृत है, यानी मरी हुई कोशिका है, जो कि प्लांट है ना। ऐसा हुआ क्या था, उन्होंने एक एक क्या है, पौधा था, तो पौधा का जो छाल होती है ना, उस पे खोज की थी। तो ये प्लांट जो, ये कैसी कोशिका होगी, मरी हुई कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। जो पेड़ होता है ना, पेड़, तो पेड़ की छाल जो होता है उससे निकालने की कोशिका निकाली थी उन्होंने। तो उन्होंने लगा कि यार इसमें तो यार बहुत सारी है, सबसे छोटी का ये है, इसमें बहुत सारी यार क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी है, अच्छा सेल वॉल भी है, अच्छा। तो बोले अच्छा ये मृत कोशिका है। तो ये मृत कोशिका की खोज कौन कर रहा है, रॉबर्ट हुक कर रहे हैं। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रश्न आपसे मैं पलट दूं और मैं बोलूं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे लीवनहॉक। क्या बोलेंगे, लीवनहॉक। तो ध्यान रखना है, खोजकर्ता मृत कोशिका की खोज कौन कर रहा है, रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका की खोज कौन कर रहा है, लीवनहॉक। जीवित कोशिका की खोज कौन कर रहा है, लीवनहॉक। याद करो भाई, ठीक है। मृत कोशिका की खोज कौन कर रहा है, रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज कौन कर रहा है, लीवनहॉक। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी आपको, क्या, टैक्सोनॉमी की खोज किसने की थी, टैक्सोनॉमी की खोज, जो वर्ग की, अरे वर्ग की खोज किसने की थी, कारोलस लीनियस। अरे यही था ना भाई, कारोलस लीनियस, कारोलस लीनियस, हाँ या ना? यही रिमेंबर करा देता हूँ। देखो इस तरह से थोड़ा सा, अगर आप पीछे की भूल जाओगे, अगर मैं नहीं बताऊंगा ना, पीछे की भूल जाओ, मेरे पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। मैं भी और औरों की तरह हो जाऊंगा जो पीडीएफ पढ़ा के चले जाते हैं, कोई मतलब होता नहीं, ठीक है। मैंने क्या क्या पढ़ाया था सारा कुछ रिवाइज कर लो यहाँ पर। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या बताया था, मैंने बोला था क्या, जीव विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु, ठीक है। यहाँ पर देखो, जीव विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु, ठीक है। मैं ये पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, इसलिए मैं सिर्फ बहुत फास्ट जाऊंगा, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। देखो, जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान के जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जो मेन शाखाएं हैं। जूलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु हैं, लेकिन बॉटनी की कौन है, थियोफ्रस्टस है। फिर डार्विनवाद हमने पढ़ा था, लैमार्कवाद और उत्परिवर्तनवाद। ये ज्यादा पढ़ने की चीज नहीं है, ठीक है। मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। तो जो फादर की बात चल रही थी, फादर वाला आप समझ सकते हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अब फिर हमने क्या पढ़ा था, टैक्सोनॉमी, यानी वर्ग के पिता कौन है, कैरोलस लीनियस। अभी थोड़ी देर पहले बताया। फिर हमने सेल यानी कोशिका की खोज किसने की थी, अभी थोड़ी पहले बताया, रॉबर्ट हुक। कौन सी कोशिका थी, मृत, है ना। कहाँ गया, देखो, कोशिका है ना, जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई थी। मृत कोशिका की खोज कौन कर रहा है, रॉबर्ट हुक कर रहा है, ठीक है। आराम कर लेते हैं। मृत कोशिका की खोज कौन कर रहा है, रॉबर्ट हुक कर रहे हैं। जीवित कोशिका की खोज कौन कर रहा है, लीवनहॉक कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 1665 में है और 1674 में इकाई, ये ईस्वी याद करने की जरूरत नहीं है, बस रॉबर्ट हुक और लीवनहॉक। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, मेन प्रकार दो हैं। कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो कि बहुत पहले से मैं भौंक रहा था, मतलब बोल रहा था यार, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जो पुरानी हैं, प्रा से पुरानी, ठीक है, प्रा से पुरानी। अब जो पुराना जीव होगा, अगर मान के चलो बहुत पुराना जीव है ना, अब मान के चलो जैसे कि बहुत पुराने इंसान हैं, बहुत पुराने लोग हैं, तो उनके वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते होंगे क्या, नहीं जानते होंगे ना। तो यानी कि उनका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होगा। जैसे आज के समय पे हमारे पास में स्मार्टफोन है, टैबलेट है, ठीक है, हमारे पास में बड़ी बड़ी टीवी हैं, पता नहीं क्या क्या आ रखा है आज के समय पे। तो हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुए ना, यानी कि हम लोग बहुत जटिल हैं। हमारे पास में हज़ार तरीके की है ना, डेटिंग साइट हैं, पता नहीं इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कहीं पर भी किसी का मनोरंजन कुछ करना है, कुछ भी देख सकते हो। तो हम तो बहुत जटिल है, हमारे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें घुसी पड़ी हैं। इसी तरह से अब जो पुराने लोग हैं, तो पुराने तो बहुत सिंपल होंगे, उनमें तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। उनके अंदर तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस खाया पिया सोया, थोड़ा बहुत काम कर लिया, यही तो होगा। इसी तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो पुरानी कोशिकाएं हैं। तो पुरानी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें केंद्रक जो कला है वो अनुपस्थित हुआ करता है। तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें अनुपस्थित हुई। तो ये जो प्रोकैरियोटिक है ना, उसमें बहुत सारी चीजें अनुपस्थित होंगी, यानी अब्सेंट होंगी। अनुपस्थिति का मतलब क्या होता है, अब्सेंट ही तो होता है ना। अब हिंदी तो देखो भाई, हिंदी मुझे कम आती है, तुमको तो आना चाहिए अच्छे से, हिंदी में देख रहे हो, है ना। लेकिन इंग्लिश वाले समझ लो, केंद्र कला अनुपस्थित मतलब अब्सेंट होता है। केवल एक गुणसूत्र मिलेगा यहाँ पर,
एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में उपस्थित होती है, जिसकी जो एक कोशिकीय जीव हुआ करता है उसमें हमको प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलेगी। हमने थोड़ी देर पहले बताया था बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, इन सब में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी, यानी कि वो यूनिसेल्युलर थे। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेल्युलर, है ना, यानी एक कोशिकीय जीव थे। कलावृत कोशिकांग अनुपस्थित होता है, राइबोसोम होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। तो इतना याद रखो क्या क्या अनुपस्थित क्या क्या है। देखो उपस्थित याद नहीं करो, अनुपस्थित क्या क्या है वो याद कर लो। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित, केंद्रक कला अनुपस्थित, ठीक है, जीवाणु नीले हरे शैवाल माइक्रोप्लाज्मा वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो यूकैरियोटिक, मैंने बोला प्रोकैरियोटिक तो पुरानी है, यूकैरियोटिक क्या नई है, ये नई है, ये थोड़ी सी जटिल ज्यादा हूँ, ये नई है। ठीक है, ये नई है। नई का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। अब जैसे केंद्रकला उपस्थित होगा, कोशिकांग उपस्थित होगा, राइबोसोम उपस्थित होता है, गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ एक था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र था, लेकिन यूकैरियोटिक में कोशिकांग गुणसूत्रों की संख्या अधिक है। गुणसूत्रों की संख्या अधिक हुआ करती है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति है, और जबकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन जो है अनुपस्थित है। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीवों में मिलता है, ये एक कोशिकीय जीवों में मिलता था प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और जैसे कहाँ मिलेगी, कहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर तो हमने बता दिया कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, इनमें मिलता था क्या, प्रोकैरियोटिक। लेकिन यहाँ पर हमको यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो सब में ही मिलेंगी। आज के समय पे जो भी लोग हैं सब में मिलेगी, जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, हाथी है, इस सब में, शेर है, चीता है, इस सब इन सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, इसके बाद में हम जो है इसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझना था, बाकी हम जो है बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये आते हैं यहाँ पर आ जाए। अब समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसमें क्या था, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक थी, इनमें यूकैरियोटिक थी, इसमें भी यूकैरियोटिक, इसमें भी यूकैरियोटिक, और जंतु में यूकैरियोटिक। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ दो, एक एक चीज में पढ़ते हैं। ठीक है, मोनेरा, मोनेरा क्या होता है, मुनरा क्या होता है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले जो सूक्ष्म जीव हुआ करते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा हमको दिखाई नहीं देंगे नग्न आंखों से। ठीक है, तो स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सबसे सूक्ष्म जीव को हम क्या बोलते हैं, मुनरा बोल दिया करते हैं। ये स्वतंत्र जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इनका और नाम क्या बोल सकते हैं, प्लूरोनिमोनिया। जैसे प्लूरोनिमोनिया है, ये क्या है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है ना, सूक्ष्म जीव है। ठीक है, स्वयं विकास और प्रजनन में समर्थ होते हैं, स्वयं विकास और प्रजनन में समर्थ होते हैं। तो ये एक्चुअल में माइकोप्लाज्मा का टाइप है। ठीक है, मोनेरा भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा मोनेरा का टाइप है, और ये स्वतंत्र जीवन यापन करने में वाले सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं। अन्य जीव क्या है, प्लूरोनिमोनिया, और स्वयं विकास करते हैं और प्रजनन में भी समर्थ हैं। ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा प्रजनन में समर्थ है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया जो है ये प्रकाश संश्लेषण अथवा स्वपोषी है, ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है। साइनोबैक्टीरिया है ना, प्रकाश संश्लेषण अथवा स्वपोषी करता है। अन्य नाम इसका नीला हरित शैवाल है। अच्छा देखो, दिक्कत क्या होती है ना, साइनोबैक्टीरिया को हम ऐसा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जीवाणु है ना, बैक्टीरिया लगा है ना, तो एक्चुअल में मैं तो याद करा देता हूँ ऐसे ही कि बैक्टीरिया है तो याद कर लो, लेकिन दरअसल ये एक नीला हरित शैवाल है। ठीक है, क्या है, नीला हरित शैवाल है। ठीक है, जिसका अगर आप टाइप की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया के दो टाइप और दिखाई देंगे आपको, नॉस्टॉक और एनावीना। नॉस्टॉक और एनावीना जो है वो साइनोबैक्टीरिया के प्रकार हैं, साइनोबैक्टीरिया के प्रकार। फिर बात करते हैं जीवाणु। तो जीवाणु क्या है, सरल तथा एक कोशिकीय हुआ करते हैं, आद्य जीव हैं, ये सर्वव्यापी, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा सर्वव्यापी जीवाणु। दो प्रकार के होते हैं जीवाणु, दो प्रकार के होते हैं, एक परपोषी होते हैं और एक स्वपोषी होते हैं। अगर कहीं पर कभी तुमको लिखा हुआ आ जाए कि जीवाणु हमेशा परपोषी ही होते हैं, पर जीवाणु हमेशा स्वपोषी ही होते हैं, तो वो गलत होगा। तो जीवाणु जो है परपोषी और स्वपोषी दोनों ही हुआ करते हैं। अच्छा, परपोषी और स्वपोषी का मतलब क्या है, इस चीज को समझो। परपोषी का मतलब है जो दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी खाना के लिए जो दूसरे पे, यानी पोषण के लिए दूसरों पर अगर निर्भर करता है उसको बोल देते हैं परपोषी। और जो खुद खाना बना सकता है अपन उसको बोलते हैं स्वपोषी। यहाँ पर हमको साइनोबैक्टीरिया भी स्वपोषी दिखाई दिया, क्योंकि ये एक्चुअल में हर शैवाल ही तो है साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा भी हमारा एक हिसाब से शैवाल टाइप ही हुआ करता है, ये भी स्वयं विकास कर लेता है, प्रजनन कर लेता है, स्वतंत्र जीवन यापन भी कर लेता है, तो ये भी स्वपोषी ही है, यानी खुद का खाना खुद बना ही रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कवक, अब हमने, अच्छा मुनरा हमने कवर कर लिया, मुनरा में हमने माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, तीन चीजें हमने पढ़ाई थी, वो भी हमने रख ली अच्छे से। साइनोबैक्टीरिया के हमने दो प्रकार याद कराए थे,
देखो नॉस्टॉक और एनाविना, नॉस्टॉक और एनाविना, कभी कभार लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, खासकर यूपीएससी वाले एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलता है नॉस्टॉक और एनाविना। नॉस्टॉक और एनाविना समझ में नहीं आता नॉस्टॉक और एनाविना है क्या। नॉस्टॉक, दूसरा एनाविना, एनाविना, ठीक है। तो नोस्टॉक और एनाविना ये क्या है, ये एक्चुअल में ये मोनेरा है या फिर साइनोबैक्टीरिया के प्रकार है, साइनोबैक्टीरिया के प्रकार है नोस्टॉक और एनाविना, नोस्टॉक और एनाविना, ठीक है। अब आते हैं कवक पर। कवक क्या है, तो परिणाम, अब कवक जो हुआ करते हैं ये पर्णहरिम रहित होते हैं, यानी कि इसमें पर्णहरिम रहित का मतलब क्या है, इसमें क्लोरोफिल नहीं हुआ करती है, ठीक है। नो क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल। अच्छा मैं शायद पिछली बार जो है कुछ गलत बोल गया हूँ यहाँ पर, जैसे पर्णहरित तो मैं कहाँ पर गया, ठीक है, संबंध ऊतक रहित में, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में रहित, रहित का मतलब होता है अब्सेंट होना, ठीक है, तो अब्सेंट। तो यहाँ पर समझो कवक जो होते हैं पर्णहरिम रहित होते हैं, यानी कि कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे थैलोफाइट्स हो गया, परपोसी होते हैं कवक, कैसे परपोसी होते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक यानी परपोसी होते हैं, दूसरे पर यानी खाना के लिए यानी पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर करेंगे, पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर करेंगे, ठीक है। कवक क्या है, परपोषी है। कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, वो काइटिन से बनती है। काइटिन एक प्रोटीन है, काइटिन क्या है एक्चुअल में, प्रोटीन है, काइटिन क्या है, प्रोटीन है, उससे मिलकर बनी होती है क्या, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, कवक का अध्ययन कहलाता है क्या, माइकोलॉजी। कवक प्लस शैवाल, कवक और शैवाल दोनों मिलकर एक लाइकेन बनाते हैं, लाइकन, ठीक है। कवक और शैवाल दोनों एक दूसरे के साथ में रिश्ते में रहते हैं, एक साझा करते हैं रिश्ता, और दोनों को अगर हम मिला लें कवक और शैवाल तो इसको बोलते हैं लाइकेन, क्या बोलते हैं, लाइकेन। और लाइकेन जो है ना वो वायु प्रदूषण का सूचक है, और कई बार ऐसा सवाल डायरेक्ट आ जाता है कि वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहते हैं, लाइकेन को कहते हैं। तो लाइकेन को सूचक क्यों बोलते हैं ना, अगर कहीं पर लाइकेन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका अर्थ ये है कि वहाँ की जो हवा है बहुत स्वच्छ है, बहुत स्वच्छ हवा है, अगर लाइकेन आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। और उदाहरण खमीर हो गया, खमीर हो गया, कुकुरमत्ता हो गया, तो कुकुरमत्ता हुआ है, खमीर है, ये सारे क्या है, ये लाइकन का उदाहरण है, ठीक है। ये सारे कवक का उदाहरण है, कवक का उदाहरण है, समझ में आ रहा है इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा अभी तक आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हुए होंगे, अगर मान के चलो सेल के बारे में अगर आप कुछ जानते ही नहीं है तो आपको यहाँ पर ये कोशिका भित्ति में कन्फ्यूज हो गए होंगे, थोड़ा सा कोशिका भित्ति में कन्फ्यूज हो गए होंगे। या दरअसल दिक्कत क्या हो रही है इसमें जो है, कोशिका के बारे में पहले देना चाहिए था इन लोगों को, तो कोशिका के बारे में दे नहीं रखा है तो मैंने भी बताया नहीं। तो कोशिका के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, अभी तो हम यूकैरियोट को प्रोकैरियोट की बात करी, लेकिन थोड़ा सा हम और जान लेते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका होती है ना, तो कोशिका इस तरह से होती है, तो कोशिका सबसे सूक्ष्म इकाई है, इसके जो अंदर है ना, अंदर एक न्यूक्लियस मिलता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक, क्या बोलते हैं, केंद्रक, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक होता है। और ये एक ना पतली सी झिल्ली होती है, क्या होती है, पतली सी झिल्ली होती है, पतली सी झिल्ली होती है एक कोशिका के चारों ओर। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं क्या, कोशिका, देख ये सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इंग्लिश में लिख लो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोला करते हैं, ठीक है। और ऊपर एक रिजिड होती है, बहुत ज्यादा कठोर, एक और चीज वो होती है, कठोर होती है, थोड़ी सी कठोर होती है, जैसे पादप होते हैं ना तो उनमें हमको देखने को मिलती है, जैसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि जो कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति है ये सिर्फ पादपों में मिलेगी, यानी कि किसमें मिलेगी, पादपों में मिलेगी, ठीक है, पादपों में मिलेगी ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाई जाती है, पाई जाती है। मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाह रहा था बस यही कि सेल है, सेल के अंदर क्या ना एक न्यूक्लियस है, जिसे बोलते हैं केंद्रक बोल देते हैं, एक जो पतली सी झिल्ली होती है, ये पतली सी झिल्ली है, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और एक जो क्या है कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है जो कि सिर्फ पादपों में पाई जाती है, ठीक है, कोशिका भित्ति, ठीक है। यहाँ पर मैं यही वाली बात थी, कहाँ पर था, यहाँ पर शायद समझे, कोशिका भित्ति जो है ना, तो कवक जो है पादपीय एक हिसाब से, तो कवक में क्या पाया जा रहा है, काइटिन से निर्मित एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो समझ में आ गया आपको थोड़ा बहुत। एक कवक का अध्ययन क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। कवक सवाल क्या मिलकर बनाते हैं, लाइकन बनाते हैं, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा पढ़ लेते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा, 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 चलो। तो प्रोटिस्टा क्या होता है, कुछ होते हैं पादप के समान, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था
तो यहाँ पर हमने पढ़ाया था प्रोटिस्टा के बारे में, कहाँ गया ये प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यहाँ पर हमारे पास में प्रोटिस्टा में एक कोष की यूकेरियोटिक जीव तो है, इसमें ये प्लांट्स में भी मिलता है और ये एनिमल में भी होता है, यानी कि जानवर में, जंतुओं में भी मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास में वही बात है कि प्रोटिस्टा पादप के समान, कुछ प्रोटिस्टा होते हैं पादप की तरह होते हैं। पादप की तरह होने का मतलब क्या है, वो अपना खाना खुद बनाएंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस जिसे बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटिस्टा में जैसे एक होता है क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेट। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपको याद नहीं हो रहा, आप हो सकता है बोर हो गए हों, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत ओवरथ्रो कर, सॉरी, इसको थोड़ा सा बस पढ़ के चले जाओ, रीड करके चले जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं सब थोड़ा फास्ट वे में करा देता हूँ। तो पादप के समान जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जंतु के समान हो जो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पादप के समान वालों को पढ़ दो एक बार। पादप के समान क्या है, डाइट्रमस, सबसे बड़ा प्रकाश संश्लेषण है, कोशिका भित्ति में सिलिका की उपस्थिति होती है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। करोड़ों वर्षों में जमा होते हैं मृत डाइट्रमस के अवशेष को डाइट्रमस मृदा भी कहा जाता है। क्राइसोफाइटा में क्या हमको देखने मिला, डाइट्रमस देखने को मिला। फिर आता है डिस्मिडस, डिस्मिडस जिसे सुनहरे शैवाल बोलते हैं, डिस्मिडस को क्या बोलते हैं, सुनहरे शैवाल बोलते हैं। फिर होता है डाइनोफ्लैजिलेट में क्या आता है, डाइनोफ्लैजिलेट में आता है क्या, तो उसका भित्ति के चारों ओर सेलुलोज की जो कड़ी पट्टियां जो बनी होती हैं उसको बोलते हैं क्या, डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट किस में मिलता है, ये डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो मिलता है क्या, वोलियलैक्स जिम्नोडेनियम में, जिम्नोडेनियम। एक बार पढ़ लेना, याद होता है तो याद हो जाने दो, अब वरना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। याद नहीं हुआ सर, है ना, ये नहीं करना। अब जंतु समान समान क्या होता है, जैसे यूग्लिनाइड, यूग्लिनाइड। अब जैसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले ही कि यूग्लिना जो है पादप और जंतु के बीच की कड़ी है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी। तो मैं यहाँ पर पादप के समान में भी दिखा रहा हूँ और जंतु के समान में भी दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे सवाल पूछ लिया डायरेक्ट, आज के समय पे जो कैरोलस लीनियस थे, ठीक है, कहाँ गए, कैरोलस लीनियस थे, उनकी तरह तो दो जगत थे, जंतु जगत और पादप जगत, लेकिन विटकर ने 5 जगत में विभाजित किया। तो 5 जगत में, यानी विटकर के हिसाब से 5 जगत में से यूग्लिना कौन से जगत में आता है, तो आप बोलो किस में आता है, प्रोटिस्टा जगत में आता है। किस में आता है, प्रोटिस्टा जगत में आता है। ध्यान रखना है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत में आता है, ठीक है। यूग्लिना किस में आता है, प्रोटिस्टा जगत में आता है। ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। यहाँ पर लिख भी रखा है इन्होंने, देखो मेरे पहले मैंने पढ़ा नहीं था, ये यहाँ पर लिख रखा है, देखो नोट, यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, क्योंकि ऐसे ही सवाल ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। जैसे मैं सोच रहा हूँ ना, इसी लेवल पर अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाए सवाल कैसे बनाया जाता है। यूग्लिनाइड, यूग्लिना इतना याद रखो, यूग्लिना कहाँ से है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी किसमें है, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। एक कोशिकीय है, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रैपिनोसोमा। प्रोटोजोआ का अध्ययन कहते हैं प्रोटोजोआ विज्ञान, प्रोटोजोलॉजी। हाँ, खत्म, इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें समझ लो बस, और कुछ नहीं। पादप जगत में क्या होता है, थैलोफाइटा होता है कुछ, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं। और एक एक करके चलो, अब आता है थैलोफाइटा। अच्छा देखो, थैलोफाइटा जो होते हैं ना, उनकी शारीरिक संरचना बहुत सरल हुआ करती है, क्योंकि जो वास्तविक जड़ होगी, यहाँ पर क्या होगी, वास्तविक जड़ होता है, तना भी होता है, लेकिन पत्ती नहीं होती है। तो थैलोफाइटा में क्या है, सरल शारीरिक संरचना, याद कर लो यहीं पर, सरल शारीरिक संरचना है, वास्तविक जड़ होगी, यहाँ पर तना भी होगा, लेकिन पत्तियां नहीं होंगी, पत्तियों का अभाव होगा, पत्तियों का अभाव होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पत्तियों का क्या है, अभाव हुआ है थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा में, ठीक है। संवहनीय ऊतकों की अनुपस्थिति होती है। तो संवहनीय जो संवहन करते हैं, जो ऊतक हुआ करते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। इधर से उधर पहुंचाते हैं पानी वगैरह। तो जो संवहनीय ऊतक होते हैं उनकी यहाँ पर अनुपस्थिति होगी, यहाँ पर संवहनीय ऊतक उपस्थित नहीं हुआ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शैवाल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, थैलोफाइटा हैं। जैसे सर्वव्यापी है, ये हमें हर जगह मिलता है। शैवाल का अध्ययन क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी होता है, या फिर एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी तो लोग समझ जाएंगे, क्योंकि कैसे समझ जाएंगे, एल्गो मतलब एल्गे, एल्गे तो एल्गे, तो एल्गे का मतलब क्या, एल्गोलॉजी, है ना। तो शैवाल का अध्ययन हो गया। लेकिन फाइकोलॉजी आपको याद रखना, फाइकोलॉजी क्या है, शैवाल का अध्ययन होता है। उदाहरण के तौर पर स्पायरो गैरा, स्पायरो गैरा, स्पायरो गैरा, स्पायरो गैरा। तो आता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा,
ब्रायोफाइटा जल स्थलचर में मिलता है, जल स्थलचर सब में मिल रहा है। अन्य नाम यहाँ है वनस्पति जगत का एम्फीबिया बोलते हैं इसको। संबंधित ऊतकों की अनुपस्थिति यहाँ पर भी अनुपस्थिति मिलेगी, ऊतक नहीं मिलते यहाँ पर। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक जो हैं वो कौन है? प्रोफेसर एस.आर. कश्यप। तो प्रोफेसर एस.आर. कश्यप जो है ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इतना अंदर इतना डीपली जाएगा हमें लगता है कोई कर पाएगा कभी, ठीक है। अगर आपको याद कर सकते हो तो कर लो, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। प्रोफेसर एस.आर. कश्यप है, इंडियन है, याद कर सकते हो, ठीक है। भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक है, ठीक है। तो ये कौन है? प्रोफेसर एस.आर. कश्यप। ये मॉस लिबरा मार्केशिया, नॉट मच इंपॉर्टेंट। टेरिडोफाइटा ये भी नहीं पूछेगा, ये सारे पूछेगा नहीं। देखो मैं सिर्फ इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको क्योंकि ये पूछेगा नहीं। टेरिडोफाइटा संबंधी ऊतक की उपस्थिति होती है, बस थोड़ा थोड़ा समझ लो। इसमें ऊतक उपस्थित हैं, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एंजियोस्पर्म। थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए बस, है ना। अगर ये पीसीएस जैसे एसएससी है, पीसीएस है, यूपीएससी है, तो ये एग्जाम आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, डीपली नॉलेज नहीं चाहते हैं, बस ये चाहते हैं आपको थोड़ा बहुत मतलब हर बैकग्राउंड की, हर ग्राउंड की नॉलेज होनी चाहिए। थैलोपाइटा में अनुपस्थिति ऊतकों की, ठीक है, यहाँ पे पत्तियों का अभाव हुआ करता था। ब्रायोफाइटा में वनस्पति जगत का एम्फीबिया करते थे, यहाँ पर भी ऊतकों की अनुपस्थिति थी। टेरिडोफाइटा में हमने बोला ऊतकों की उपस्थिति हुआ करती है, ठीक है। बॉटनिकल स्नेक्स जिसे बोलते हैं टेरिडोफाइटा, बॉटनिकल स्नेक्स हैं। ये फर्न हो गया, ठीक है, जैसे फर्न हो गया ना, ये फर्न होती है, फर्न ना, हॉस्टल होते हैं, मार्सिलिया हुआ करते हैं, ये कांटे वाले होते हैं एक्चुअल में, वो टेरिडोफाइटा हैं। तो जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नो मतलब होता है नग्न। अब देखो जिम्नो का मतलब क्या होता है ना, नग्न होता है, और इसका मतलब बीज। तो जिसका बीज जो है नग्न मिल जाए, हमको दिखाई दे जाए नग्न, तो क्या है? जिम्नोस्पर्म है। तो इसको बोल सकते हैं क्या? नग्न बीज का पौधा। तो नग्न बीज का पौधा क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इसी तरह से क्या होता है? एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, और स्पर्म का मतलब होता है बीज, है ना। स्पर्म का मतलब क्या होता है? बीज होता है। तो एंजियोस्पर्म में क्या होगा? ढका हुआ बीज हो, और जिम्नोस्पर्म में क्या है? नग्न बीज हो, है ना। जिम्नोस्पर्म में क्या है? नग्न बीज हो। तो जिम्न में है ना, ज ग पास में आ रहा है, तो नंगा जगना ऐसे करके याद करो। तो जिम्नो मतलब नग्न है, स्पर्म बीज है, नग्न बीज का पौधा, और एंजियोस्पर्म ढका हुआ बीज, ठीक है। जो सदाबहार वृक्ष होते हैं, उनके जो वृक्ष होते हैं ना, उनका जो बीज होता है, बहुवर्षीय और सदाबहार जो वृक्ष हुआ करते हैं, उनका जो बीज होता है वो नग्न हुआ करता है। तो उदाहरण का पाइनस तथा साइकस, पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड साइकस हुआ करता है। तो पादप जगत सबसे बड़ा बीज है, बीज का आंड है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म ढका हुआ, अर्थात पौधों के बीज का फल फलों के अंदर ढका हुआ। जैसे आम है ना, आम का पेड़ जो हुआ करता है, तो उसका जो बीज होता है आम का, वो किसके अंदर होता है? फल के अंदर ढका हुआ होता है एक्चुअल में, है ना। फलों के अंदर ढका हुआ है, तो आम का पेड़ है, आम का जो बीज है फल के अंदर ढका हुआ नहीं। आम का हम पेड़ लेकर आए तो गुठली निकलती, बीज ही तो है गुठली, तो वो एंजियोस्पर्म है। बात खत्म करो, है ना। अब यहाँ पर मेरे को लगता नहीं कि यहाँ से कुछ ज़्यादा खास पूछा जाता है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक है। चलो देखो यहाँ से ना क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, हम करेंगे क्या एक्चुअल में, आप भी बोर हो जाएंगे और आप भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर, मैं आपको जो है ये मैं नहीं कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, बाद के लेक्चर में कराऊंगा, ये सारे कवर कराऊंगा बाद के लेक्चर में। तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ क्यों नहीं करा रहा हूँ, मैंने आपको बता दी क्योंकि यहाँ से सवाल ज़्यादा बनते नहीं है, ठीक है। सवाल ज़्यादा नहीं बनते, तो मैं क्यों ही फालतू में आपका भी दिमाग खराब करूँ, खुद का दिमाग खराब करूँ पढ़ाने में, ठीक है। और आप भी व्यू देंगे नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो बोर हो जाएंगे। तो मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ से पढ़ाऊँगा, तो कोशिका से पढ़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। कोशिका के प्रकार ये सारे पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और अवर्णी लवक लवक क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होते हैं, ये सारा मैं अगले लेक्चर में करा देता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये RNA जैव उर्वरक, तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, थोड़े से कंकाल तंत्र से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये हम कवर करेंगे। और जो अभी मैंने थोड़ा सा जो बीच में रह गया है, वो मैं अगले लेक्चर में कभी जब भी कभी लास्ट का लेक्चर रहेगा तो उसमें मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। ये विटामिन वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं ये कवर करा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है कि सर क्या ही पढ़ा रहे हो, ये तो सवाल हमने देखे ही नहीं थे, आएंगे। देखो मैं आपको सिलेबस एक बार दिखाई देता हूँ, जैसे मानव हृदय है, हृदय क्या रहता है, इस कैसे कैसे पार्ट होते हैं, ये सवाल पूछा जाता है कभी कभार कुछ कुछ, तो हम उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। चलो ओके।